हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज का हमारा टॉपिक है अमेरिका की सामाजिक व्यवस्था। इससे पहले हमने ब्रिटेन की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था के बारे में अध्ययन किया था। आज है हमारा अमेरिका की सामाजिक व्यवस्था। अमेरिका विश्व का सबसे शक्तिशाली और समृद्ध देश है। आरंभ में इस संघ की स्थापना 13 राज्यों के मिलने से हुई, परंतु अब इसमें कितने राज्य हैं? 50 राज्य हैं। इसका क्षेत्रफल और भूमि समुद्र सहित कई लाखों गुना बड़ा है। साथ ही इसकी लगभग 82.5% जनसंख्या शहरों और नगरों में रहती है, शेष जनसंख्या गांवों में रहती है। इसके अतिरिक्त देश की में जनसंख्या का घनत्व 35 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है। यह मुख्य रूप से एक औद्योगिक देश है। यहाँ के मुख्य उद्योगों में मोटर गाड़ियाँ, इस्पात, रसायन, पेट्रोल, औद्योगिक यंत्र आदि शामिल हैं। भौगोलिक दृष्टि से अगर संयुक्त राज्य अमेरिका को 5 भागों में बांटा जा सकता है। आज हम बात कर रहे हैं अमेरिका की सामाजिक व्यवस्था के बारे में। तो किसी भी देश की अगर राजनीतिक व्यवस्था को उसकी सामाजिक आर्थिक व्यवस्था से जोड़कर ही अध्ययन किया जा सकता है। अमेरिका की सामाजिक व्यवस्था पर वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था का भी प्रभाव पड़ता है। सामाजिक वर्ग को मापना। हम सामाजिक वर्ग को या तो व्यक्तिपरक रूप से नाप सकते हैं। यदि हम उद्देश्य पद्धति चुनते हैं तो हमें लोगों को उनके व्यवसाय, शिक्षा या आय जैसे एक या एक से अधिक मापदंडों के अनुसार वर्गीकृत करते हैं। शोधकर्ता वह होता है जो यह निश्चित करता है कि इन चरों के संबंध में लोग किस सामाजिक वर्ग के हैं, इस आधार पर कि वे कहाँ खड़े हैं। यदि हम व्यक्तिपरक विधि चुनते हैं तो हम लोगों से पूछते हैं कि वे किस वर्ग में हैं। उदाहरण के लिए सामान्य सामाजिक सर्वेक्षण पूछता है कि यदि आपके पास सामाजिक वर्ग के 4 नामों में से एक का उपयोग करने के लिए कहा जाए तो आप कहेंगे कि आप किस वर्ग से संबंधित हैं। निम्न वर्ग, मजदूर वर्ग, मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग। उच्च वर्ग की जो जनसंख्या होती है वो बहुत कम होती है। मिडिल क्लास जो लोग होते हैं वो अधिक होते हैं और वर्किंग जो होते हैं वो अधिक व्यक्ति होते हैं। साथ ही जो लोअर क्लास के व्यक्ति होते हैं उनका प्रतिशत 7.3 बताया गया है। प्रकार्यवादी सिद्धांतकारों और संघर्ष सिद्धांतकारों के बीच यह असहमति है जिस पर वस्तुनिष्ठ उपायों का उपयोग किया जाता है। कार्यात्मक समाजशास्त्री सामाजिक आर्थिक स्थिति के उपायों पर भरोसा करते हैं, जैसे कि शिक्षा, आय, व्यवसाय किसी के सामाजिक वर्ग का निर्धारण करने के लिए हैं। कभी कभी इन तीनों उपायों में से एक का उपयोग सामाजिक वर्ग को मापने के लिए किया जाता है और कभी कभी सामाजिक वर्ग को मापने के लिए 2 या 3 से अधिक संयुक्त चरों का प्रयोग किया जाता है। जब व्यवसाय का उपयोग किया जाता है, समाजशास्त्री अक्सर व्यावसायिक प्रतिष्ठा के मानक उपायों पर भरोसा करते हैं। 1940 के दशक में उत्तरार्ध से राष्ट्रीय सर्वेक्षणों ने अमेरिकियों से दर्जनों व्यवसायों की प्रतिष्ठा को प्राप्त करने के लिए उनकी रेटिंग को एक साथ औसत किया था। इन वर्षों में ये स्कोर अपेक्षाकृत स्थिर रहे, फिर भी कुछ औसत प्रतिष्ठा के अंक या निर्धारित किए गए हैं, जैसे कि चिकित्सक, कॉलेज के प्रोफेसर, प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक, पत्रवाहक, कचरा संग्रहकर्ता और चौकीदार। अमेरिकी वर्ग संरचना। जैसा कि स्पष्ट होना चाहिए कि यह निर्धारित करना आसान नहीं है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में कितने सामाजिक वर्ग हैं। दशकों से समाजशास्त्रियों ने शिक्षा, व्यवसाय और आय जैसी चीज़ों के आधार पर 6 या 7 सामाजिक वर्गों की रूपरेखा तैयार की गई है। लेकिन जीवन शैली पर, लोगों के बच्चे स्कूलों में भाग लेते हैं, समुदाय में एक परिवार की प्रतिष्ठा कैसे नया और पुराना है, इन बातों का निर्धारण करते हैं। फिर भी 4 वर्ग सामाजिक वर्गों में रखे गए हैं: उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, मजदूर वर्ग और निम्न वर्ग। इन व्यापक श्रेणियों में से कुछ के भीतर उपश्रेणियां भी उपलब्ध होती हैं। फिर भी वे अमेरिकी वर्ग संरचना में
सबसे महत्वपूर्ण अंतर को नहीं जान पाते। प्रत्येक वर्ग के लिए तो सबसे पहला आ रहा है उच्च वर्ग। ये इसे कैसे परिभाषित किया जाता है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि उच्च वर्ग में अमेरिका की आबादी का लगभग 4% ही शामिल है और इसमें 2 लाख डॉलर से भी अधिक वार्षिक आय वाले परिवार शामिल हैं। कुछ विद्वान उच्च वर्ग को कम से कम 5 लाख डॉलर या उससे अधिक की आय वाले परिवारों तक ही सीमित करके बताए गए हैं, जो बदले में इस वर्ग को औसत संपत्ति के साथ ही आबादी का लगभग 1% तक कम कर देता है। जैसे देखने में आता है कि जो उच्च वर्ग के लोग होते हैं वह काफ़ी सुविधाजनक होते हैं, या कह सकते हैं कि वह सुविधापूर्वक रहते हैं। उच्च वर्ग के सदस्यों के पास पुराना पैसा होता है जो पीढ़ियों से उनके परिवार में है। कुछ अपने पूर्वजों में से आने का दावा करते हैं। वे विशिष्ट क्लबों से जुड़े होते हैं और अन्य पड़ोस में रहते हैं। सामाजिक रजिस्टर में उनके नाम, अपने बच्चों को महंगे निजी स्कूलों में भेजना, संग्रहालयों, निगमों और प्रमुख दानों के बोर्डों पर सेवा करें और पर्दे के पीछे से राजनीतिक प्रक्रिया और जीवन के अन्य क्षेत्रों पर भी उनका प्रभाव रहता है। निचले और ऊपरी सदस्यों के सदस्य वर्ग के पास कड़ी मेहनत, भाग्यशाली निवेश और एथलेटिक कौशल के माध्यम से अर्जित नया धन होता है। उनका जीवन उनके पुराने धन के समकक्षों के समान है, लेकिन वे उस प्रतिष्ठा का आनंद नहीं लेते हैं जो पुराना धन लाता है। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक और 2009 में संयुक्त राज्य के सबसे अमीर व्यक्ति बिल गेट्स को निम्न उच्च वर्ग का सदस्य माना गया, क्योंकि उनका पैसा बहुत नया है, क्योंकि उसके पास लंबे समय से चली आ रही वंशावली नहीं है। उच्च वर्ग के सदस्य भी उनकी अपार संपत्ति को कम से कम निजी तौर पर अपमानित करने के लिए नहीं है। मध्यम वर्ग, जिसे मिडिल क्लास भी कहा जाता है, इसमें कई वर्ग होते हैं। मध्यम वर्ग में 46% परिवार शामिल होते हैं जिनकी वार्षिक आय 50,000 से 1,99,999 डॉलर तक होती है, जैसा कि यहाँ बताया गया है। मध्यम वर्ग में शिक्षा और आय के कई अलग अलग स्तर होते हैं और सभी नौकरियों वाले लोग इसमें शामिल होते हैं। इस प्रकार उच्च मध्यम वर्ग को निम्न मध्यम वर्ग से अलग करना आवश्यक सहायक है। इस आय वर्ग के ऊपरी और निचले छोर पर सभी को लगभग एक समान अधिकार और सुविधाएं प्राप्त होती हैं। कामकाजी वर्ग के परिवारों की वार्षिक आय लगभग एक समान सी होती है और यह सभी अमेरिकी परिवारों का लगभग 25% होता है। वे आमतौर पर कारखाने के काम, निर्माण, रेस्तरां की सेवा और कम कुशल लिपिक पदों जैसे कि ब्लू कॉलर नौकरियों में काम करते हैं। कामकाजी वर्ग के लोगों के पास 4 साल की कॉलेज डिग्री नहीं है और कुछ के पास हाई स्कूल की डिग्री नहीं है। हालांकि अधिकांश आधिकारिक गरीबी में नहीं रह रहे हैं, उनकी वित्तीय स्थिति बहुत असहज है। एक बहुत ही बड़ा मेडिकल बिल या महंगी कार की मरम्मत बिना कर्जे के चुकाना लगभग असंभव होता है। कामकाजी वर्ग के परिवारों में अपने धनी समकक्षों की तुलना में अपने घरों के मालिक या अपने बच्चों को कॉलेज भेजने की संभावना बहुत कम होती है। उनमें से कई बेरोजगारी के जोखिम में रहते हैं क्योंकि उनकी कंपनियां अच्छे समय में श्रमिकों की छंटनी करके कम हो जाती हैं। श्रमिक वर्ग, संयुक्त राज्य अमेरिका में मजदूर वर्ग में सभी परिवारों का लगभग 25% शामिल होता है, जिसके सदस्य ब्लू कॉलर नौकरी के लिए कम कुशल लिपिक पदों पर कार्य करते हैं। निम्न वर्ग का एक सामान्य शब्द है पर्यवेक्षक, जो कि कम नकारात्मक ध्वनि वाले शब्दों को पसंद नहीं करते हैं, जो यहाँ इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है। गरीबों की घरेलू आय काफ़ी कम होती है और यह सभी अमेरिकी परिवार का लगभग 25% होता है। बहुत से गरीबों के पास
हाई स्कूल की डिग्री नहीं होती है। बहुत से गरीब और बेरोजगार होते हैं या अर्धकुशल या अकुशल नौकरियों में केवल अंशकालिक कार्य करते हैं। जब वे काम करते हैं तो वे चौकीदार, घर की सफाई करने वाले, प्रवासी मजदूर, जूता चलाने वाले का ही काम करते हैं। वे अपने घरों की बजाय अपार्टमेंट किराए पर लेते हैं। चिकित्सा बीमा की कमी है और अपर्याप्त आहार भी कमी होती है। निम्न वर्ग। संयुक्त राज्य में निम्न वर्ग या गरीब परिवार का लगभग 25% है। कई गरीब व्यक्तियों के पास हाई स्कूल की डिग्री नहीं होती है और वो बेरोजगार होते हैं और कुछ मामूली से भुगतान पर भी कार्यरत होते हैं। यहाँ हम दो प्रकार की ऊर्ध्वाधर सामाजिक गतिशीलता के बीच अंतर करने की आवश्यकता है। पहला, पीढ़ीगत गतिशीलता। एक ही परिवार के भीतर एक ही पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक गतिशीलता को संदर्भित करते हैं। यद्यपि गरीब माता पिता के बच्चे उच्च वेतन वाली नौकरियों में नहीं जा पाते हैं तो बच्चों ने के ऊपर पीढ़ीगत गतिशीलता का अनुभव किया जाता है। इसके विपरीत यदि कॉलेज के प्रोफेसर के बच्चे जीवन यापन के लिए कचरा ढोते हैं तो इन बच्चों के अधोगामी गतिशीलता का अनुभव किया जाता है। अंतःगर्भाशयी गतिशीलता एक व्यक्ति के अपने जीवन काल के भीतर गतिशीलता को संदर्भित करता है। एक बड़े निगम में एक प्रशासनिक सहायक के रूप में शुरू और एक ऊपरी स्तर के प्रबंधक रूप में समाप्त होते हैं। अंतर्गर्भीय गतिशीलता का अनुभव किया जाता है, लेकिन बिजनेस स्कूल से एक उच्च स्तर के प्रबंधक के रूप में शुरू करते हैं और 10 साल बाद कॉरपोरेट डाउनसाइजिंग के कारण बंद हो जाते हैं तो डाउनर्स इंट्रोजक्शन गतिशीलता का अनुभव किया जाता है। सामाजिक गतिशीलता। सामाजिक वर्ग को कैसे मापें और परिभाषित करें? अमेरिकी वर्ग संरचना के भीतर ऊपर या नीचे दिखाई देने की संभावना क्या है? जैसा कि हमने पहले देखा, ऊर्ध्वाधर सामाजिक गतिशीलता की डिग्री स्तरीकरण की प्रणालियों की एक प्रमुख विशिष्ट विशेषता है। संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे वर्ग प्रणालियों को खुला माना जाता है, जिसका अर्थ होता है कि सामाजिक गतिशीलता अपेक्षाकृत अधिक होती है। फिर भी यह निर्धारित करना महत्वपूर्ण है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में कितनी सामाजिक गतिशीलता मौजूद है। समाजशास्त्रियों ने ऊर्ध्वाधर गतिशीलता पर काफ़ी शोध किया है, जिसमें वे अधिकांश पुरुषों के अपने पिता की तुलना में व्यावसायिक प्रतिष्ठा की सीढ़ी के ऊपर या नीचे की गति शामिल है। पुरुषों पर ध्यान केंद्रित किया गया है क्योंकि प्रारंभिक शोध तब हुआ जब कई महिलाएं अभी भी गृहिणियां थीं और इसलिए भी कई महिलाओं को सामाजिक और जैविक विज्ञान में कई अध्ययनों से बाहर रखा गया था। पुरुषों पर शुरुआती शोध में पाया गया है कि लगभग आधे बेटे अपने पिता की तुलना में उच्च प्रतिष्ठा वाले नौकरियों में नहीं जाते हैं, लेकिन बेटों की नौकरियां उनके पिता के बीच अंतर अपेक्षाकृत छोटा होता है। जैसे कि एक चौकीदार का बच्चा हार्डवेयर की दुकान चला सकता है, लेकिन एक कारपोरेट कार्यकारी के रूप में समाप्त होने की संभावना बहुत ही कम है। उस ऊंचे पद तक पहुंचने के लिए माता पिता को एक चौकीदार की तुलना में कहीं अधिक प्रतिष्ठित नौकरियों में रखने में मदद मिलती है। समकालीन शोध में समान शिक्षा और पारिवारिक पृष्ठभूमि वाले गोरों की तुलना में अमेरिकियों और लैटिनों के बीच बहुत कम गतिशीलता पाई जाती है, जो नस्लीय और जातीय भेदभाव के एक महत्वपूर्ण नकारात्मक रूप है। ऊर्ध्वगामी गतिशीलता के लिए एक प्रमुख साधन औपचारिक शिक्षा है। यदि हमारे माता पिता की सामाजिक आर्थिक स्थिति कॉलेज की डिग्री प्राप्त करते हैं या अधिक से अधिक स्नातक या पेशेवर डिग्री प्राप्त करते हैं तो हम उच्च भुगतान वाली नौकरी में जाने की संभावना अधिक रहती है। शिक्षा अमेरिकियों की औसत वार्षिक आय के लिए ही बनती है। हालांकि शिक्षा के एक सुनिश्चित स्तर होते हैं जो पुरुषों की आय महिलाओं की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण होती है। निश्चित रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका के ऊपर की ओर सामाजिक गतिशीलता है। तब भी जब हम लिंग और नस्लीय भेदभाव को ध्यान में रखते हैं, क्या हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका में बहुत अधिक ऊर्ध्वाधर गतिशीलता है? या थोड़ा सा महत्वपूर्ण प्रश्न है
और इस प्रश्न का उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि डेटा की व्याख्या कैसे की जाती है। लोग सामाजिक आर्थिक सीढ़ी को ऊपर ले जा सकते हैं और कह सकते हैं, लेकिन उनका आंदोलन काफ़ी सीमित है। शायद ही कोई सीढ़ी के नीचे से शुरू होता हो या ऊपर खत्म होता है। जैसा कि हम इस अध्याय में देखते हैं, अमेरिकी अर्थव्यवस्था में ही हाल ही के रुझानों ने सीढ़ी को ऊपर उठाना और कठिन बना दिया है और कुछ लोगों की स्थिति को बहुत ही खराब कर दिया है। एक कॉलेज शिक्षा ऊर्ध्वगामी सामाजिक गतिशीलता प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हालांकि शिक्षा का भुगतान अक्सर महिलाओं की तुलना में पुरुषों के लिए और गोरों के लिए रंग के लोगों की तुलना में अधिक होता है। अमेरिकी गतिशीलता के मुद्दे को समझने का एक तरीका यह है कि माता पिता की शिक्षा और उनके बच्चों की शिक्षा को कितना प्रभावित करती है। विभिन्न शैक्षिक पृष्ठभूमियों के माता पिता के साथ सामान्य सामाजिक सर्वेक्षण उत्तरदाताओं ने कॉलेज की डिग्री प्राप्त करने में कैसा प्रदर्शन किया। स्पष्टता के लिए आंकड़े में केवल वे उत्तरदाता शामिल हैं जिनके माता पिता की शिक्षा का स्तर एक दूसरे के समान था। वे या तो हाई स्कूल से बाहर हो गए थे और दोनों हाई स्कूल के स्नातक थे या दोनों ही कॉलेज के स्नातक रहे थे। यदि हम माता पिता के पास स्वयं की कॉलेज की डिग्री है तो हमें कॉलेज की डिग्री मिलने की अधिक संभावना है। 2 बार जिनके माता पिता हाई स्कूल या ड्रॉप आउट थे उनकी ओर गतिशीलता का प्रतिनिधित्व करते हैं, क्योंकि उत्तरदाता कॉलेज से स्नातक कर रहे हैं, भले ही उनके माता पिता ने नहीं किया हो। लेकिन तीनों बार एक साथ ऐसा करने से यह पता चलता है कि कॉलेज की हमारी संभावना हमारे माता पिता की शिक्षाओं पर बहुत अधिक निर्भर करती है। अमेरिका की निग्रो की समस्या भी एक महत्वपूर्ण समस्या रही है। अमेरिका में काले गोरे के जो भेदभाव है वह काफ़ी पाया जाता है। अफ्रीका से गुलामों और करारबंद कर्मचारियों को अमेरिका में लाया जाना 17वीं शताब्दी से ही प्रारंभ हो गया था। उनसे समाज के सादे, घृणित और मेहनत करने वाले लोगों से काम लिया जाता था और उन्हें घृणा की दृष्टि से देखा जाता था। इसी के साथ वहाँ की धर्म की बात की जाती है तो संयुक्त राज्य अमेरिका में विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। लगभग 70% लोग प्रोटेस्ट और धर्म के अनुयायी हैं और शेष लोग कैथोलिक, यहूदी और अन्य धर्मों को मानते हैं। शिक्षा की अगर बात की जाती है तो अमेरिका में शिक्षा के संबंध में कोई राष्ट्रीय नीति नहीं है और न ही शिक्षा पर संघीय सरकार का नियंत्रण है। स्त्रियों की स्थिति अमेरिका में काफ़ी अच्छी है। कानूनी रूप से स्त्रियां और पुरुषों दोनों को ही समान अधिकार प्राप्त है। समानता की दुहाई दी जाती है परंतु व्यवहार में असमानता देखने को मिलती है। अमेरिका में 1776 की अपनी स्वाधीनता की घोषणा में अमेरिकी उपनिवेश में कहा गया था कि सभी मनुष्य समान उत्पन्न हुए और सभी को समान अधिकार प्राप्त है। लेकिन फिर भी अमेरिका में समानता की बात की जाती है, लेकिन वास्तविकता में वहाँ असमानता है। राजनीतिक दृष्टिकोण पर परिवार का प्रभाव। अमेरिका में लोगों के राजनीतिक दृष्टिकोण पर परिवार का प्रभाव स्पष्ट देखने को मिलता है। साधारणतः अमेरिकन स्वभाव से खुशमिजाज व्यक्ति होते हैं और वे आशावादी दृष्टिकोण रखते हैं। अमेरिका में समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न आदि जनसंपर्क के साधन हैं। समाचार पत्रों के संपादक और संवाददाता यह निश्चित करते हैं कि किन मुद्दों का कितना प्रचार किया जाना चाहिए। अंत में हम यह कह सकते हैं कि अमेरिका में समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न सरकार के नियंत्रण हस्तक्षेप से मुक्त हैं। संविधान में यह स्पष्ट कहा गया है कि विधानमंडल ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जिससे भाषण और समाचार पत्रों की स्वतंत्रता कम हो। अमेरिका में कई हजार पत्र पत्रिकाएं निकलती हैं जिसमें लगभग 892 टेलीविज़न केंद्र और लगभग 4323 रेडियो स्टेशन हैं। यद्यपि इन साधनों पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है, फिर भी इन साधनों को कुछ सरकारी नियमों के अधीन रहकर कार्य करना पड़ता है। किसी नए रेडियो स्टेशन या दूरदर्शन केंद्र की स्थापना करने के लिए केंद्र सरकार की स्वीकृति लेनी आवश्यक है। अमेरिका में जनसंपर्क के साधनों पर पूंजीपतियों का नियंत्रण है और वे इनका प्रयोग अपने हितों की सुरक्षा के लिए ही करते हैं। आज का हमारा ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक यू, धन्यवाद।